हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट डिफेंस। डाउटनेट डिफेंस पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए 2022 के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन, जहां पर हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ओके, ताकि आप इन क्वेश्चंस की मदद से बढ़िया से अपने एनडीए की तैयारी कर सके और एक बेहतर करियर बना सके डिफेंस में। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में जरूर बताइए बच्चों, ताकि उन बच्चों को भी यह क्लास बढ़िया से पहुंच सके, उन बच्चों के पास भी ये क्लास पहुंच सके जो कि एनडीए में अपना करियर बना रहे हैं, जो कि एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं बच्चों। ओके, ताकि हर एक बच्चे को ये क्लास आसानी से मिल सके, उसका फायदा हो सके इस क्लास से। ओके, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज के सेशन में, जहां पर हम करने वाले हैं एनडीए 2022 की केमिस्ट्री के लिए कुछ पीवाईक्यू, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि हम यहां पर एनडीए 2022 का एग्जाम बढ़िया से कंप्लीट कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। हाँ या ना? तो सब बच्चे बढ़िया से तैयार हो जाएं बच्चों आज का यह पीवाईक्यू वाला सेशन देखने के लिए। अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सारे बच्चों यहां पर मित्र मंडली आ जाइए, बढ़िया से हम यहां पर ये सेशन करने वाले हैं, ताकि आप एक बहुत शानदार यहां पर इस सेशन को एंजॉय कर सकें। बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है, जहां पर हम लगाने वाले हैं तरह तरह के प्रश्न। ओके, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजिए, व्हाट्सएप पे लगाइए इसको। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का यहां पर यह शानदार प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। बढ़िया से यहां पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों? बताइए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, जल वाष्प, मिथेन, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वही ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन यहां पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, और बढ़िया से बढ़िया जल्द से जल्द जवाब दीजिए बेटा। आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, और उस टाइम पर एग्जाम जो टेम्परामेंट होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप बढ़िया से यहां पर सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बताइए बच्चों, वाटर वेपर, मिथेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस के अंदर? अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर आती है, इसके अंदर मिथेन आती है, यहां पर आती है बेटा इसके अंदर ओजोन, यहां पर इसके अंदर जलवाष्प आती है। क्लियर है? वाटर वेपर, मिथेन, जलवाष्प। यहां पर बच्चों इसके अंदर CO2 आती है, यहां पर बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, नाइट्रस N2 आती है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर यह कार्बन मोनोऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है मेरे लाल। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ध्यान रखिएगा बच्चा इस बात को बढ़िया से। और एक इसके अंदर आते हैं बच्चा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी, हर एक बात को क्लियर करना होगा, हर एक बात को समझना होगा, तभी आप इस प्रश्न को बढ़िया से डील कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और ओजोन आ गया इसमें, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है बेटा N2। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है यहां पर N2, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिलो विच इज नॉट अचीवेबल इज अबाउट? परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता कितना होता है? आपको पता होगा ना परम शून्य ताप किसे कहा जाता है। ठीक है, यहां पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होगा? बताओ बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री सेल्सियस, -273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस,
-300 डिग्री सेल्सियस। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, एनडीए के पीवाईक्यू है ये। आप बढ़िया से इन क्वेश्चंस को लगाइए, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर यहां पर इन क्वेश्चंस को समझ सके, अच्छे से क्लियर कर सके। कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इन सारी बातों को बढ़िया से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। बोलो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ए, बी, सी या डी? टेक योर टाइम, अच्छे से सोचिए, विचारिए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बोलो, ए, बी, सी या डी, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? बोलिए, क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? ओके, ए, बी, सी या डी? हां जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चूज द करेक्ट आंसर। बोलिए बच्चा। ओके, तो आइए बात करें यहां पर इन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। तो जरा देखो ध्यान से, जो 0 डिग्री होता है, 0 यहां पर अगर हम बात करें 0 केल्विन, इसे कहा जाता है यहां पर क्या? 0 केल्विन को कहा जाता है यहां पर क्या? यहां पर अगर हम बात करें 0 केल्विन या 0 डिग्री, यहां पर अगर हम बात करें 0 केल्विन, ये होता है बच्चा आपका यहां पर क्या? एब्सोल्यूट 0, जो कि और कुछ नहीं होता बेटा, जो कि और कुछ नहीं होता, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है यहां पर क्या? -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है 0 केल्विन। इस बात को ध्यान रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस यह कहलाता है आपका 0 केल्विन। इस बात को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्लियर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस अभिक्रिया को देखिए, जब मीथेन की अभिक्रिया H2O के साथ हो रही है तो यहां पर CO प्लस H2 गैस बन रही है, CO प्लस H2 गैस बन रही है। तो यहां पर इन द रिएक्शन गिवन अबो मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, इस अभिक्रिया में जो CO और H2 बन रहा है इसे क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया में CO और H2 बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? बताओ बच्चों, क्या बोल सकते हैं इसे हम? क्या इसे हम नेचुरल गैस बोल सकते हैं? क्या इसे हम वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और इंडस्ट्रियल गैस बोल सकते हैं? बताइए बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस और औद्योगिक गैस, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोलिए बच्चा, ए, बी, सी या डी? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके, तो जरा देखो, ध्यान से देखो, CO प्लस H2 को कहा जाता है बच्चों यहां पर क्या? वाटर गैस। इसे क्या कहा जाता है? भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भाप अंगार गैस कहा जाता है बच्चा। नेचुरल गैस आपका मीथेन होता है और भाप प्रोड्यूसर गैस होता है बेटा CO प्लस N2। CO प्लस N2 ये होता है आपका प्रोड्यूसर गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट। जब हम सीमेंट के अंदर जिप्सम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है? रिड्यूस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्या ये सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है? प्रोड्यूस वेरी लाइट कलर सीमेंट, बहुत ही हल्के कलर का सीमेंट प्रोड्यूस करता है। इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, से जो सीमेंट होता है, सीमेंट का आदरण समय क्या ये बढ़ाता है? और शाइनिंग सरफेस इज फॉर्म्ड, इससे क्या होती है? चमकीली सतह बनती है। बताइए, ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? बोलो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? बताओ बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ए, बी, सी या डी? बोलिए, क्या होगा सीमेंट में जिप्सम ऐड करने से? ऑप्शन नंबर ए,
बी, सी या डी? Reduce setting time of cement, produce very light color cement, increase setting time of cement, shining surface is formed. बोलो। क्लियर? ओके, तो आइए जरा बात करें बच्चों। जो सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाने से उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ये सिंपल सा इसका आंसर था, इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगला क्वेश्चन, अमोनिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑलवेज हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इट प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ। जब अमोनिया का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से होता है, चाहे उनको कहीं से भी लेकर आइए, तो फिर भी उसमें अमोनिया के अंदर बेटा जी जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, उनके भार, उनके मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो इतना ही रहेगा। ये किस लॉ को बताता है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो, ए, बी, सी या डी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ए, बी, सी या डी? बोलिए बच्चों। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, हर एक प्रश्न को बढ़िया से आपको क्लियर करना है। बोलो, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें बच्चा, अच्छे से उनको हर एक बात बताएं, क्लियर करें। ठीक है कि हाँ ये क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आप बढ़िया से उनको क्लियर कर सकते हैं। तो जरा देखिए, अमोनिया हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ, कोई मॉलिक्यूल हुआ बेटा जी, उसमें जो एलिमेंट है उनके मास का रेशो हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं से भी लेकर आओ, चाहे नदी पानी नल का हुआ या नदी का हुआ, नाले का हुआ, बारिश का हुआ, कहीं का भी हुआ, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड अम्ल है क्योंकि, बोरिक एसिड एक अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रीजनिंग प्रोटोन, इसका अणु जल निर्मुक्त करने वाले प्रोटोन से OH माइनस लेता है। ऑप्शन नंबर 2, कंबाइन विद प्रोटोन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, जल से H प्लस लेता है, उस वजह से इसके अणु में कंटेन्स रिप्लेसेबल H प्लस आयन। क्या इसके पास H प्लस आयन होता है? इसके अणु में प्रतिस्थापी H प्लस आयन होता है। ठीक है, ओके, गिव्स अप अ प्रोटोन, इसका अणु एक प्रोटोन छोड़ देता है। बताइए, बोरिक एसिड एक एसिड होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये जल से OH लेकर H रिलीज करता है? इसके अणु के अंदर क्या यहां पर ये H प्लस के साथ कंबाइन होता है? क्या इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है, प्रतिस्थापनीय H प्लस होता है? क्या ये प्रोटोन डोनेट करता है? बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों? बढ़िया से सोचना है, अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हर एक बच्चा बढ़िया से इस प्रश्न का जवाब देगा, ओके, और अच्छे से समझेगा। बताइए बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यह क्या करता है? जल से OH लेता है। अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पर बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। जब इसकी रिएक्शन, जब इसको जल में डिसोल्व किया जाता है बच्चा, तो जल से OH ही एक्सेप्ट करता है, BOH होल 4 माइनस बनाता है और फिर जल H प्लस निकलता है, वह H प्लस यहां से निकलता है। इसी वजह से जो बोरिक एसिड है उसे वीक एसिड कहा जाता है, क्योंकि जब इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वहां से वो OH एक्सेप्ट करके H को रिलीज करता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सब बच्चों को? तो हर एक बच्चे को यह आंसर पता होना चाहिए, बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो वो आसानी से बच्चा एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, सिरके का मुख्य घटक है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड,
एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड? बताइए बच्चा, यहां पर इसके अंदर क्या होता है? विनेगर। विनेगर को कहां यूज किया जाता है? अचार में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो बताइए यहां पर विनेगर के अंदर कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट होता है जो उसके अंदर होता है? बताओ कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है उसमें? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक, सिट्रिक और टार्ट्रिक। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए बेटा, जो जितना पहले और स्पीड से जवाब देगा, सही जवाब देगा, उसके उतने ही ज्यादा चांस है बच्चा एनडीए के एग्जाम को क्रैक करने का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। यह सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो इन डार्क ड्यू टू अमोर्फस कैरेक्टर, अक्रिस्टलीय अभिलक्षण के कारण, स्लो ऑक्सीडेशन मंद ऑक्सीकरण के कारण, हाई इग्निशन टेम्परेचर उच्च ज्वलन ताप के कारण, गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के उत्तम सुचालक के कारण। बताओ व्हाइट फॉस्फोरस क्यों अंधेरे में डार्क मतलब क्यों ग्लो करता है? इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाइट फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क ड्यू टू, बोलिए, बताइए अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर समझिए, अच्छे से क्लियर कीजिए। ओके, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है इसका स्लो ऑक्सीडेशन। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, अंधेरे में क्या करता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, चमकता है। उसके पीछे इसका कारण है स्लो ऑक्सीडेशन, इसका मंद ऑक्सीकरण होना। उस वजह से यहां पर ये क्या करता है? आपको यहां पर ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, अच्छे से आप क्लास 12 के अंदर इस वाले पार्ट को समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड। ओके, दिस इज ड्यू टू फैक्ट ऑफ ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरे डायमंड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। ऐसा क्या होता है जिस वजह से ग्रेफाइट हीट का अच्छा कंडक्टर होता है? बताइए। हीरे की अपेक्षा ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत धारा का अच्छा चालक है। यह इस तथ्य के कारण है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा होता है? sp2 संकरण से गुजरता है और 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है। ओके, अंडरगोज sp2 hybridization and form 3 sigma bond with 3 neighbor hydrogen carbon atoms, undergoes sp3। ओके, इस टेट्राहेड्रली बॉन्डेड चतुष्फलकीय, इज फ्री फ्रॉम वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल बल से मुक्त होता है। बताओ ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ये यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है? बोलो, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो जरा देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट के अंदर बच्चा होता क्या है? ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। याद हो आपको, ऐसे यहां पर हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनती है जिसमें एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp2 होगा। लेकिन हर एक कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर एक कार्बन के पास। इस वाले के पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास एक एक कार्बन फ्री, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें कहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा हुआ है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच, इसका मतलब एक हाइड्रोजन तो फ्री रहेगा। तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की, सारी बातें आप बढ़िया से समझ जाएंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टू वेल्ड मेटल्स टुगेदर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सच हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन बाय बर्निंग।
धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है, बताओ। एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एसिटिलीन को जलाने पर। एलपीजी इन ऑक्सीजन, एलपीजी को जलाने पर। मिथेन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मिथेन। एसिटिलीन इन नाइट्रोजन, एसिटिलीन, नाइट्रोजन में एसिटिलीन। बताओ क्या हम ऐसा प्रोसेस करवाएं जिससे धातुओं को मेल्ट किया जा सकता है, बताइए बच्चा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए यहां पर इनको मेल्ट किया जा सकता है। ओके, ऐसी कौन सी गैस है जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो जलती है। ओके, बताओ बच्चों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस के पीछे। अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छे से आप यहां पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि बढ़िया से अपने एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे, बढ़िया से वो सारे कॉन्सेप्ट समझ सके, बढ़िया से क्लियर कर सके। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चा एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH C2H2, ये होता है आपका एसिटाइलिन। ठीक, ये एसिटाइलिन है या एसिटिलीन है, जो कि यहां पर क्या होता है, ये क्या करता है बच्चा, ये जलता है, जलने वाली गैस होती है, और उससे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा ना, उसको मेटल को मेल्ट करने में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following gases is found in higher quantity in exosphere? बहिर्मंडल में निम्न में से कौन सी गैस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, बताएंगे बच्चों। एक तो पृथ्वी के आसपास एटमॉस्फेयर है, इसके अलावा जो एक्सोस्फेयर होता है उसमें कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बताओ। सभी क्वेश्चंस एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जितना अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चा। तो हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से आपको क्लियर करना है, हर एक बात को समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ सके, अच्छे से इनको क्लियर कर सके। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी, बताओ बच्चों। ए, बी, सी या डी। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, मतलब बहिर्मंडल में, एक्सोस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है बेटा, वो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो है दैट इज हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। और हाइड्रोजन मिल करके बेटा जब सूर्य के अंदर जो एनर्जी है ना, वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, उस प्रोसेस के जरिए वो बनता है। तो जहां पर हाइड्रोजन मिल करके हीलियम में कन्वर्ट होती है और वहां पर अपार एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन इज, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या है, हिंदी में भी यही बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इजीली समझ सकते हैं। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन इज, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, TA, W, TL या TC। सोचिए बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आना चाहिए यार, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है। टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है, क्या उसी को, टंगस्टन को क्या इनमें से कोई एक सिंबल है जिससे यूज कर सकते हैं, या कोई अलग है यहां पर। ठीक है, बढ़िया से 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कोई एक सही है जो आपको बताना है। ओके, बताओ बच्चों, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। द सिंबल ऑफ द टंगस्टन एलिमेंट टंगस्टन इज, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए TA, ऑप्शन नंबर बी W, ऑप्शन नंबर सी TL, ऑप्शन नंबर डी TC। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आइए जरा बात करें बच्चों। जो टंगस्टन होता है उसे वुल्फ्राम कहा जाता है और जिसका सिंबल होता है W।
W बच्चा यहाँ पर टंगस्टन के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ के रखें। पीरियोडिक टेबल से सिंपल क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। बढ़िया से आप इस टॉपिक को बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप डेफिनेटली बढ़िया से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कली मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, which one of the following alkali metals is expected to have highest melting point? जैसे कि वैसे तो एल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्षार धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका गलनांक अधिकतम होना अपेक्षित है? बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा? इनमें से ऐसी कौन सी वो मेटल है जिनका यहां पर मेल्टिंग पॉइंट मतलब नॉर्मली हाई होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा होता है? बताओ बच्चों। क्लियर है? बताइए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बढ़िया से आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करना है। बोलो बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो अगर हम बात करें नॉर्मली कहां पर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, अगर हम बात करें बच्चों यहां पर ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जब हम वर्ग में, जब हम किसी भी पीरियड में, अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो ग्रुप में अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाता है बेटा? घटता जाता है एलिमेंट्स का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम तो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? लिथियम का होगा। किसका होगा? लिथियम का होगा। तो समझ में आया बेटा ये क्वेश्चंस? बढ़िया से आप इन क्वेश्चंस को लगाओ, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, हर एक बात को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉस्फोरस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस इज, ठीक है, निरापद दिया सिलाई सेफ्टी माचिस के निर्माण में मुख्य उत्पाद क्या है? मैच बॉक्स जो होते हैं ना, उसमें क्या फॉस्फोरस उसमें यूज किया जाता है? रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट और स्कारलेट, लाल, काला, श्वेत, सिंदूरी। ठीक है, यहां पर जो सेफ्टी मैच बॉक्स होते हैं, माचिस का जो डिब्बा होता है, उसके ऊपर जो पाउडर लगा होता है, वो पाउडर क्या है? वो पाउडर क्या होता है? बता सकते हैं बच्चा आप? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? बोलो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्लियर? ओके, तो आइए जरा बात करें, जो यहां पर मैच बॉक्स होता है बेटा, जो मैच बॉक्स होता है उसके ऊपर जो रेड रेड कलर का पाउडर लगा होता है, वो होता है रेड फॉस्फोरस। वो होता है आपका रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस ही वो कंपाउंड है या वो एलिमेंट है, वो मटेरियल है जो कि वहां पर मैच बॉक्स के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी लैपिंग की जाती है, उस पर कोटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 80 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम -4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व कहां ज्यादा होता है या कहां कम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, या -4 डिग्री पर न्यूनतम होता है? बताओ बच्चा क्या होता है? एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोलो जी बोलो, फटाफट से सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बढ़िया से सब बच्चे इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। हर एक बच्चा बढ़िया से प्रैक्टिस करो, सब कुछ होएगा, बढ़िया से बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, हर एक बात समझ में आएगी बच्चा। ओके, और फिर इन क्वेश्चंस के बाद में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने एनडीए एग्जाम के लिए। ओके, तो आइए बात करें बच्चा, जल का जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहां पर? एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? यहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वॉल्यूम कम होता है।
फिर उसके बाद वापस से डेंसिटी घटने लग जाती है, वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन केमिकल चेंज नहीं है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में बनना, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का हिमीकरण, ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। बताओ इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि यहां पर सही नहीं ठहरता है? बताओ कौन सा ऑप्शन है जो कि यहां पर सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बोलिए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड। बोलो बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? अच्छे से आपको ये ऑप्शन देखना है, अच्छे से सारे ऑप्शंस को बताना है कौन सा सही होगा। ओके, और ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बढ़िया से इनके लिए प्रिपेयर होना है, हर एक बात को अच्छे से समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो चलिए बात करें यहां पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइपनिंग या रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में अगर हम बात करें, फलों का पकना, फलों का पकना एक नॉर्मल केमिकल चेंज है। ओके, वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार फल पक गया तो क्या वापस से कच्चा हो जाएगा? नहीं होएगा, ठीक है। ओके, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एक बार दूध से दही बन गया तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। जल का हिमीकरण, आप मतलब फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को आपने बर्फ में कन्वर्ट कर लिया, क्या बर्फ से वापस पानी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। यह एक केमिकल चेंज है, इसमें केवल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, वापस लिक्विड से सॉलिड भी बनाया जा सकता है। ओके, क्लियर है? मतलब लिक्विड से फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब लिक्विड से सॉलिड बना है, सॉलिड को वापस मेल्ट भी कर सकते हो। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि एनडीए के एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे हम क्वेश्चंस और लेकर आते रहेंगे, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहें और कोई कमी ना रखें। अब बच्चों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे कि आप एनडीए, आपका एनडीए जो 2022 वाला एग्जाम है वो बेटर कर सकते हैं। कैसे बेटर करना है? सबसे पहले तो आप अपने नोट्स को प्रॉपरली अरेंज कर लें, बढ़िया से उनको संभाल के रखें, वरना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नोट्स ही नहीं बनाते हैं। जब तक आपके पास आपके सेल्फ मेड नोट्स नहीं होंगे आप नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। अरे यार, ये कोई जुआ नहीं है, इससे आप एक बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हो, ये क्यों नहीं सोचते हो आप? डिफेंस का करियर बच्चा बहुत बुलंद है। ओके, उसमें जाने के लिए लोग मरते हैं, ठीक। ओके, तो अगर आप बाय चांस बढ़िया से अच्छे से यहां पर सेलेक्ट हो जाओगे तो बच्चा बहुत बढ़िया फायदा होगा आपका। ओके, बहुत फायदा है, बहुत बेनिफिट है यार। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, मान लो जैसे कि आप में से कोई बच्चा है आगे चल करके किसी प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है किसी लड़की के साथ, तो बच्चा अगर मान लो उसके पिताजी डिफेंस में हुए और अगर आप डिफेंस में हुए तो आप आसानी से वहां पर शादी कर सकते हो उसके साथ। और अगर वो डिफेंस में हो रहा है, एक नॉर्मल सिविलियन है, तो नहीं हो पाएगी फिर। ओके, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। डिफेंस में आप अच्छे से करियर बनाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे यार, वो तो अलग चीज है, आपका एक रेपुटेशन होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, ठीक है, रिवीजन कीजिए प्रॉपर। ओके, और अगली बात PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए जितना हो सके। मॉक टेस्ट दीजिए बेटा, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से मत घबराइए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको अच्छे से डेवलप कर रही है, आपको बढ़िया से तैयार कर रही है एक बड़े एग्जाम के लिए। अगर आप इनमें लापरवाही करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, PYQs नहीं लगाएंगे, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है और आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो यह बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मॉक टेस्ट, ठीक है, जो भी मिस्टेक है उन सब मिस्टेक्स को आप सॉर्ट आउट करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत मत रखिए। आप बढ़िया से एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है बच्चा, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, इनको लपक लीजिए आप अच्छे से।
वरना फिर बाद में आप पछताएंगे कि यार मेरे पास एक बढ़िया अवसर था। और देखो ध्यान से दूसरी बात, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करने की चाहत रखते हैं कि सर मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं, अगर आपसे एनडीए का एग्जाम ही नहीं निकल पा रहा है तो आप आईआईटी का एग्जाम नहीं निकाल सकते बच्चा। एनडीए का एग्जाम का लेवल कंपैरेटिवली लो होता है आईआईटी से। तो अगर आप आईआईटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनडीए डेफिनेटली निकाल देंगे। आपके पास एक बढ़िया सुनहरा मौका है, चांस है आपके पास। रिटन एग्जाम निकाल दो, फिजिकल भी निकाल ही दोगे, तुम डेफिनेटली निकाल दोगे। तो अपने अंदर इस जुनून को कम मत होने दो, किसी से अपने आप को कम मत मानो। आपको एक सीट चाहिए, उस एक सीट के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी होगी, सनकी बनना पड़ेगा। कोई टाइम मैनेजमेंट जितना हो सके उतना पढ़ो, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में इसको दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा, कुछ और पढ़ूंगा। बस अभी तो इसी को देना है, क्योंकि इससे आपकी जॉब लगने वाली है। ओके, क्लियर है? उनसे पूछिए बेटा जिनकी जॉब नहीं है, जो काफी एज हो चुकी है उनकी, लेकिन आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास इस छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया करियर बनाने का चांस मिल रहा है तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, अपने इस पैशन को कंप्लीट कीजिए। ओके, तो ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके, तो इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।